हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग के लिए प्रिपरेशन में हेल्प हो, मैं सारी सब्जेक्ट का रिवीजन के लिए मैराथन वीडियो ला रहा हूँ। ठीक, जैसा कि इससे पहले भूगोल, पॉलिटी, इन सारी सब्जेक्ट का आ गया है। तो इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि ये जो बुक है, ये रेलवे सामान्य अध्ययन है। उसमें एक पोर्शन दिया हुआ है जिसमें कि शॉर्ट में रिवीजन के लिए काफ़ी बेस्ट है। ठीक, जल्दी में अगर रिवीजन करना है, आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक है और रिवीजन करना है, ज़्यादा टाइम नहीं कि आप लोग अपने नोट्स से रिवीजन कर पाएँ, तो आप इस वीडियो से या फिर इस बुक से आप रिवीजन कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट इसमें दिया हुआ है। जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, वही इस बुक में दिया हुआ है। ठीक, एक भी जो पॉइंट है अलग नहीं है, एक भी पॉइंट डिसअपॉइंट नहीं है, सारी एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखें, आप लोग का आधुनिक भारत का पूरा रिवीजन हो जाएगा। और इससे पहले आप मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत का नहीं देखे हैं तो उसका भी वीडियो प्रोवाइड करा दिया गया है। उसको भी आप रिवीजन कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा रिवीजन कम टाइम में अगर करना है तो ये बढ़िया है। ठीक, आप लोग के लिए तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप पूरी वीडियो देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यूरोपियों के भारत आने का क्रम, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, आधुनिक भारत अंग्रेज़ों का शासनकाल, यानी कि अंग्रेज़ जब से भारत में आना स्टार्ट किए, अपना जो भी उनका फैक्ट्री, उनका शासन, इन सारी चीज़ों को हम लोग आधुनिक भारत के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली ही आए थे, तो उन्हीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यूरोपीय के भारत आने का क्रम, सबसे पहले पुर्तगाली है, उसके बाद आए डच, उसके बाद आए अंग्रेज़, उसके बाद आए डेनिश, और उसके बाद आए फ्रांसीसी, और उसके बाद आए स्वीडिश। ठीक, तो ये यूरोपीय के आने का क्रम है। ठीक, एक आप लोग के लिए ट्रिक है इसके, पूड़ी पूड़ी अंडे फंसे। ठीक, पूड़ी अंडे फंसे। ठीक, ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा तो यूरोपीय का भारत आने का क्रम याद हो जाएगा। पू से हो जाएगा पुर्तगाली, डी अड़ा इसमें है तो डच हो जाएगा, अ से हो जाएगा अंग्रेज, ड से हो जाएगा डेनिश, फ से हो जाएगा फ्रांसीसी, स से हो जाएगा स्वीडिश। तो आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। ठीक, उसके बाद सबसे पहले भारत आया था पुर्तगाली। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था वास्को डी गामा। ठीक, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था। 1998 में ये आया था। पश्चिमी तट पर कालीकट पर बंदरगाह है, वहीं पर ये आया था। तो हिंदू राजा जमोरिन, वहाँ का राजा कौन था? जमोरिन था, उसने स्वागत किया था। दोबारा वास्को डी गामा भारत आया 1502 में। दोबारा भारत में वास्को डी गामा कब आया? तो 1502 में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी कोचीन में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो कोचीन में 1503 में। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, 1505 में नियुक्त किया गया था। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और यह 1505 में नियुक्त किया गया था। शांत जल की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। शांत जल की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क को। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 में हुआ था। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 में। डच लोग भारत आए थे 1596 ईस्वी में। डच निवासी थे नीदरलैंड या हॉलैंड के। डच कहाँ के निवासी थे? तो नीदरलैंड या हॉलैंड के ये निवासी थे, और ये 1596 में भारत आए थे। पहला डच यात्री था कार्नेलियन हाउटमैन।
कार्नेलियन हाउटमैन पहला डच यात्री था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो 1600 ईस्वी में। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री स्थापित की थी मुलसीपट्टनम में 1605 में। डचों ने अपना व्यापारिक कोठी 1605 में स्थापित की थी। कहाँ पर? तो मसूलीपट्टनम में। ठीक। अहमदनगर का विलय हुआ था 1632 में। अहमदनगर का विलय हुआ था 1632 में। डचों का भारत में पतन हुआ डचों और अंग्रेजों के मध्य वेदरा युद्ध से 1759 में। वेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में, अंग्रेजों और डचों के बीच। तो इसमें डचों का पतन हो गया। अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की जहांगीर की अनुमति से। तो अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ? तो सूरत में स्थापित की जहांगीर के अनुमति से। अंग्रेजी या यूरोपीय शासनकाल में अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था बिहार। अंग्रेजी या यूरोपीय शासनकाल में अफीम और सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था बिहार। ठीक, बिहार। भारत आने वाला प्रथम जहाज रेड ड्रैगन। भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन था? तो रेड ड्रैगन। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई 1668 में सूरत में फ्रैंको कैरो द्वारा। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई 1668 में सूरत में फ्रैंको कैरो द्वारा। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो डुप्ले। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। ठीक, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। उसके बाद है पांडिचेरी की स्थापना की 1674 में फ्रांसिस मार्टिन, जो एक फ्रांसीसी था। पांडिचेरी की स्थापना किसने की? तो 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने। अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार 1761 में। अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार कब किया गया था? तो 1761 में। कलकत्ता नगर की स्थापना किया था जॉब चौर्नक ने 1690 में। जॉब चौर्नक ने 1690। कलकत्ता नगर की स्थापना किसने की थी? तो जॉब चौर्नक 1690 में। 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। 3 कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 और ये समाप्त हुआ था एक्स-ला सापेल की संधि से। प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था एक्स-ला सापेल की संधि से और ये कब हुआ था? तो 1746 से लेकर 48 तक चला था। उसके बाद है द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो 1749 से 54 तक चला था और यह समाप्त हुआ था पांडिचेरी की संधि से। पहला एक्स-ला सापेल की संधि से और दूसरा पांडिचेरी की संधि से और दूसरा 1749 से 54 तक चला था। उसके बाद है तृतीय कर्नाटक युद्ध जो कि 1758 से 63 ईस्वी तक चला था और ये समाप्त हुआ था पेरिस की संधि से। पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था तृतीय कर्नाटक युद्ध और ये 1758 से 63 ईस्वी तक चला था। हम्मुराबी शासक था बेबीलोन का। हम्मुराबी शासक था बेबीलोन का। वांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच 1760 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में। वांडीवास के युद्ध में आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने हराया था फ्रांसीसियों को। तो इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी और आयरकूट इसके अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी छीना था 1761 में। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी कब छीना था? तो 1761 में। और सिखवाद का प्रवर्तक 1500 ईस्वी या 16वीं सदी को माना जाता है। सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी या 16वीं सदी को माना जाता है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी हैं। तो ये टाइम के अनुसार ये सारी चीज़ें इसमें डेटा दिया हुआ है। ठीक, जैसे जैसे सारी चीज़ें होती गई है वैसे वैसे समय के अनुसार इसमें डाटा दिया हुआ है। तो गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था। वर्तमान में ननकाना साहिब पाकिस्तान में है ये। तो गुरु नानक का जन्म 1469 में कहाँ पर हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था और ये वर्तमान में कहाँ पर है? तो नानकाना साहिब पाकिस्तान में। नानकाना साहिब पाकिस्तान। नानक जी के पिता का नाम मेहता कालूचंद था। गुरु नानक देव जो सिख धर्म के संस्थापक थे, इनके पिता का नाम क्या था? मेहता कालूचंद। और नानक जी के माता का नाम था
तृप्ता देवी। नानक जी के माता का क्या नाम था? तो तृप्ता देवी। संगत धर्मशाला और पंगत लंगर को स्थापित किया था गुरु नानक देव जी ने। संगत धर्मशाला और पंगत लंगर को स्थापित किया था गुरु नानक देव जी ने। गुरु नानक देव जी की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक देव जी की मृत्यु 1539 में करतारपुर पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी हुए गुरु अंगद, और ये गुरुमुखी लिपि के जनक माने जाते हैं। गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि के जनक माने जाते हैं, गुरु नानक देव जी के जो उत्तराधिकारी हुए। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी सिखों के चौथे गुरु रामदास को। सिखों के चौथे गुरु रामदास को अकबर ने कितना? 500 बीघा जमीन दान में दी थी, सिखों के चौथे गुरु रामदास को। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने की थी। आदि ग्रंथ की रचना किसने की? तो गुरु अर्जुन देव ने। खुद को सच्चा बादशाह कहा था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। खुद को सच्चा बादशाह गुरु अर्जुन देव जी ने। श्री हरमंदिर साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, जो अमृतसर में है, श्री हरमंदिर साहिब जिसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, अमृतसर में है, उसको बनवाया था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। स्वर्ण मंदिर का नींव रखी साईं मियाँ मीर ने। स्वर्ण मंदिर का नींव रखी साईं मियाँ मीर ने। साईं मियाँ मीर ने स्वर्ण मंदिर का नींव रखी। गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था जहांगीर ने। गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था जहांगीर ने। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने। हिंद की चादर कहलाए गुरु तेग बहादुर। हिंद की चादर कहलाए गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया था औरंगजेब। गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड कौन दिया था? तो औरंगजेब ने। खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किया था श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। खालसा पंथ की स्थापना और गुरु प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। और सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। सिखों का अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था 1666 में पटना बिहार में। 1666 में पटना बिहार में हुआ था सिख के 10वें गुरु का गुरु गोविंद सिंह का जन्म। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का निधन हुआ था 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में। गुरु गोविंद सिंह का निधन कहाँ पर हुआ था? तो 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में। गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु बताया गुरु अर्जुन देव गुरु ग्रंथ साहिब को स्थापित किए थे। तो गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु बताया था गुरु अर्जुन देव को, और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की थी। गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की थी गुरु अर्जुन देव। उसके बाद है रंजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को सुकर चकिया मिसल के मान सिंह के घर हुआ था। रंजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को सुकर चकिया मिसल के मान सिंह के घर हुआ था। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी पुत्र खड़ग सिंह था। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र खड़ग सिंह था। खड़ग सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह। अमृतसर संधि हुई थी महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को। अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब। सिराजुद्दौला कौन था? तो ये बंगाल का नवाब था। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। काल कोठरी यानी कि ब्लैक होल की घटना घटी थी 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय। काल कोठरी की स्थापना घटना कब घटी थी? तो 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय। तो सिराजुद्दौला क्या किया था कि कई सारे अंग्रेज़ों को एक कोठरी में बंद कर दिया था और बंद करके छोड़ दिया था। उसी को काल कोठरी का घटना कहा जाता है। उसके बाद है
अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दस्तक प्रथा को समाप्त किया मीर कासिम ने। दस्तक प्रथा को किसने समाप्त किया? तो मीर कासिम ने। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, जो कि हार गया था, उनके बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज और बंगाल के नवाबों के बीच हुआ था, जो कि अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है बंगाल में। प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है बंगाल में। प्लासी युद्ध का मैदान बंगाल में है। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना 1757 में। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना 1757 में। बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था मीर कासिम ने। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था मीर कासिम ने। बक्सर का युद्ध हुआ था। अंग्रेजों और मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय, जो मुग़ल शासक थे, ये तीन, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय, और अंग्रेज के तरफ से था, अंग्रेज इसमें विजय हुए थे। अंग्रेज विजय हुए थे और अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक, अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव। और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेज सेनापति मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में हुआ था। सॉरी, यहाँ पर मैंने गलत बताया था कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव नहीं, प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व किया था और बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो नेतृत्व किया था। ठीक, हेक्टर मुनरो, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड नहीं बोलना है, क्लाइव के बीच। इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने, एक सेकंड, इलाहाबाद की प्रथम संधि को समझना है पहले। तो ये कब हुआ था? तो 12 अगस्त 1765 को हुआ था शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच। और इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। ठीक, इसी के दौरान शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज को बिहार, बंगाल, उड़ीसा को दीवानी प्रदान कर दी। ठीक, इलाहाबाद का द्वितीय संधि क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ये प्रथम, इलाहाबाद के प्रथम संधि शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच हुआ था और द्वितीय क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक क्लाइव। भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक कौन था? तो क्लाइव था। बंगाल में द्वंद्व शासन की शुरुआत 1765 में। बंगाल में द्वंद्व शासन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1765 में। बंगाल में द्वंद्व शासन को समाप्त किया था 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में द्वंद्व शासन को समाप्त कर दिया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। पिंडारियों का दमन किया था वारेन हेस्टिंग्स। पिंडारियों का दमन वारेन हेस्टिंग्स। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने की थी 1781 कलकत्ता में। 1781 कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने कब की थी? तो 1781 में कलकत्ता में। भारतीय सिविल सेवा का जनक कर्नवालिस। भारतीय सिविल सेवा का जनक कर्नवालिस। कर्नवालिस की कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। कर्नवालिस की कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक रिपन को माना जाता है। स्वायत्त शासन का जनक रिपन को। और इलवट विधेयक 1833 में रिपन ने ही लाया था। इलवट विधेयक 1833 में कौन लाया था? तो रिपन लाया था। फूट डालो राज करो की नीति कर्जन की है। फूट डालो और राज करो की नीति कर्जन की है। कर्जन ने शुरू की थी फूट डालो और राज करो की नीति। मानव नर बलि प्रथा पर रोक हार्डिंग। मानव नर बलि प्रथा पर रोक हार्डिंग ने लगाया था। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक। सती प्रथा का अंत
विलियम बैटिंग, सती प्रथा का अंत विलियम बैटिंग। 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। और बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा था? तो 1770 ईस्वी में। बंगाल में भयंकर अकाल 1770 ईस्वी में। हैदर अली मैसूर का शासक बना था 1761 में। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? तो 1761 में। हैदर अली की मृत्यु हुई थी 7 दिसंबर 1782 को। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? तो 7 दिसंबर 1782 को। हैदर अली का पुत्र उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान हुआ। हैदर अली का पुत्र उत्तराधिकारी कौन हुआ? उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। और टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक। ये अपने बाप की मृत्यु के बाद बना टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 को। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 को। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था हैदर अली। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? तो हैदर अली था। और तृतीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? तो टीपू सुल्तान। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को 4 मई 1799 को मृत्यु हो जाती है। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था टीपू सुल्तान ने। इसे शेर मैसूर कहा जाता था। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ को सर्वप्रथम लागू किया था 1792 में कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु में। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो तमिलनाडु में। और इसको 1792 में लागू किया गया था कर्नल रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थॉमस मुनरो ने 1820 में। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुआ था और इसको थॉमस मुनरो ने लागू किया था। अस्थाई स्तमरारी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ मुख्य रूप से बिहार, बंगाल और उड़ीसा में शुरुआत किया था। अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमारी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुआ था? तो 1793 में इसको शुरुआत कौन किया था? तो कॉर्नवालिस ने। और यह बिहार, बंगाल और उड़ीसा में शुरू किया गया था। सूर्यास्त कानून संबंधित है अस्थाई बंदोबस्त से। सूर्यास्त कानून किससे संबंधित है? तो अस्थाई बंदोबस्त से। महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1819 में हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन वर्ड द्वारा शुरुआत किया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था 1819 में हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन वर्ड्स द्वारा शुरू किया गया था। सहायक संधि पद्धति शुरू की गई थी बेलेजली के द्वारा। सहायक संधि पद्धति की शुरुआत की गई थी बेलेजली के द्वारा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक था हैदराबाद के निजाम 1798 में। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक था हैदराबाद का निजाम 1798 में। हैदराबाद के निजाम 1798 में। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य था हैदराबाद और दूसरा राज्य मैसूर 1799 में। पहला हैदराबाद 1798 में और दूसरा मैसूर 1799 में। अवध ने सहायक संधि स्वीकारा था 1801 में। अवध ने सहायक संधि कब स्वीकारा था? तो 1801 में। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो फैजाबाद थी। डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय 1856 में कुप्रशासन का कारण। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय 1802 में। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। और ये कब स्वीकारा था? 1802 में। बेसिन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। बेसिन की संधि कब हुई थी? 1802 ईस्वी में। अंग्रेजों का सिंध पर विलय 1843 में एलेनबरो के समय। अंग्रेजों के सिंध पर विजय 1843 में एलेनबरो के समय। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित
लागू हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो कैनिंग के शासन में 1856 में, कैनिंग के शासन में 1856 में। और कैनिंग कौन था? तो ये प्रथम वायसराय था, भारत का प्रथम वायसराय। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया कैनिंग ने इलाहाबाद में, कैनिंग ने इलाहाबाद में, ठीक। और यह प्रथम वायसराय था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर कौन सुनाया था? तो कैनिंग ने इलाहाबाद में। महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित हुई। महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री कब घोषित हुई थी? तो 1858 में। कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था, कैसर ए हिंद की उपाधि 1877 में। महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि कब दिया गया था? तो 1877 में। और भारत की सामग्री कब घोषित किया गया था? तो 1858 में। वाटरलू यानी कि बेल्जियम का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1815 में, 18 जून 1815 में। और सुगौली की संधि हुआ था 1816 में। सुगौली की संधि कब हुआ था? तो 1816 में। मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। मैकाले किससे संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा से। मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुआ था 1835 में। मैकाले के अनुशंसा पर बैटिंग के समय विलियम बैटिंग जो गवर्नर जनरल था, उसके समय क्या हुआ था? तो अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई थी 1835 में। 1854 में वुड्स डिस्पैच से संबंधित है शिक्षा से, ठीक। वुड्स डिस्पैच पूछता है कि किससे संबंधित है, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन बनता है कि वुड डिस्पैच किससे संबंधित है, तो इसको याद रखना है, शिक्षा से। और इसको डलहौजी द्वारा लागू किया गया था, डलहौजी द्वारा। भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड डिस्पैच को। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स वुड डिस्पैच को, चार्ल्स वुड डिस्पैच को। शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग नियुक्त किया गया था 1917 को। शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग कब नियुक्त किया गया था? तो 1917 को। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ पुर्तगालियों ने की थी। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कौन किया था? तो पुर्तगालियों ने। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मैडकॉफ को। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मैडकॉफ को, चार्ल्स मैडकॉफ को। भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट 1789। भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट 1789। न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया था 1908 में। न्यूज़पेपर एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1908 में। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया 1843 में एलेनबरो के समय। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था कब? तो 1843 में एलेनबरो के समय। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी 10 मई मेरठ से, 10 मई 1857 को मेरठ से। 1857 की क्रांति कब? तो 10 मई मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। एनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। चर्बी वाले कारतूस से चलने वाला एनफील्ड राइफल सेना में शामिल हुआ था दिसंबर 1856 में। कब शामिल हुआ था? दिसंबर 1856 में। मंगल पांडे जो कि 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे की घटना हुई थी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में। मंगल पांडे घटना कब हुई थी? तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में। मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट मुगल सम्राट या मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 के समय मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। 1857 के क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामर्स्टन था। 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामर्स्टन था। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया था प्रथम सेनापति कैंपबेल को। 1857 को दबाने विद्रोह को दबाने के लिए किसको नियुक्त किया गया था? तो सेनापति
कैंपबेल को 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल और रोटी। 1857 के क्रांति का प्रतीक कमल और रोटी। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था बी डी सावरकर ने। 1857 विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन कहा था? तो बी डी सावरकर ने। अभिनव भारत एक गुप्त सभा का गठन किसने किया था? तो बी डी सावरकर ने 1904 में नासिक में। ठीक, अभिनव भारत का स्थापना कब हुआ था? तो बी डी सावरकर ने 1904 में किया था नासिक में। और 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी लॉरेंस एवं सिल्ले ने। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी लॉरेंस एवं सिल्ले ने। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी डिज़रायली ने। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी डिज़रायली ने। 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा LER रीज ने। 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था LERG ने। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था जेम्स आउट्रम और W टेलर ने। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था जेम्स आउट्रम और एवं W टेलर ने। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था कहा था RC मजूमदार ने। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था RC मजूमदार ने। 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था TR होम्स ने। 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध कहा था। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बहादुर शाह द्वितीय ने और इसका दमन किसने किया था? तो हडसन ने। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय ने और इसका दमन हडसन ने। लखनऊ जो कि अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने। लखनऊ में अवध से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने और इसका यहाँ पर दमनकारी कौन था? तो कैम्पबेल था। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब एवं तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग ने। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब एवं तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग ने की थी। नाना साहेब का मूल नाम था धोंडू पंत। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया लक्ष्मी बाई ने और इसका दमन हुरोज ने। यहाँ का दमनकारी कौन था? तो हुरोज। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी से कौन किया था? तो लक्ष्मी बाई ने। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? तो ग्वालियर में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से और यहाँ का दमनकारी कौन था? तो बी टेलर यहाँ का दमनकारी था। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने की थी और यहाँ का दमनकारी विलियम टेलर था। पटना से कौन था? तो पीर अली। ठीक, और यहाँ का दमनकारी कौन था? तो विलियम टेलर। बिहार से कुंवर सिंह, ठीक, जो कि जगदीशपुर से थे और यहाँ का दमनकारी था वी टेलर। इलाहाबाद में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली। इलाहाबाद से लियाकत अली ने 1857 का नेतृत्व किया था और यहाँ का दमनकारी था जनरल नील। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि था मिर्ज़ा गालिब। यह आगरा का निवासी था। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि कौन था? तो मिर्ज़ा गालिब और यह आगरा का निवासी था। 1857 नामक पुस्तक के लेखक SN सेन। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो SN सेन। राज्य हड़प नीति लागू किया डलहौजी ने। राज्य हड़प नीति कौन लागू किया था? तो डलहौजी ने। क्रीमियन युद्ध 1856 में ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया था रूस को। क्रीमियन के युद्ध में जिसमें कि ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की ने किसको पराजित किया था? तो रूस को। क्रीमियन के युद्ध में जो 1854 और 56 के बीच हुई थी, इसमें रूस पराजित हुआ था और पराजित कौन किया था? तो ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध
क्रीमियन युद्ध से है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध क्रीमियन युद्ध से है। लेडी विथ लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, इंग्लैंड की है। लेडी विथ लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, जो कि इंग्लैंड की है। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ था बंगाल में 1859-60 में। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह कब हुआ था? तो बंगाल में 1859-60 में। नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र, और ये नील विद्रोह से संबंधित है। ठीक। सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से 1800 के बीच। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो 1763 से 1800 ईस्वी के बीच। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में। बेघरा विद्रोह हुआ था 1818 में बड़ौदा में। बेघरा विद्रोह हुआ था 1818 में बड़ौदा में। अहोम विद्रोह कब हुआ था? तो 1828 में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में। बघेरा विद्रोह बड़ौदा, ब से बघेरा, ब से बड़ौदा, और ये कब? 1818 में। वही अहोम 1828 में, और यह असम में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में अहोम विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831-32 में हुआ था। कोल विद्रोह बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831-32 में हुआ था। कुका विद्रोह की शुरुआत 1840 में भारत जवाहरमल एवं राम सिंह कुका द्वारा पंजाब में हुआ था। कुका विद्रोह का शुरुआत 1840 में भगत जवाहरमल एवं राम सिंह कुका द्वारा पंजाब में हुआ था। कुका विद्रोह का शुरुआत। संताल विद्रोह हुआ था सिंधु तथा कान्हू के नेतृत्व में 1855-56 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो सिंधु तथा कान्हू के नेतृत्व में 1855-56 में। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था 1899 और 1900 के बीच, जिसका नेता था बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 और 1900 के बीच, और इसका नेता बिरसा मुंडा थे। और इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 को, और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है इन्हीं के जन्म दिवस पर। ठीक, आप लोग ध्यान रखिएगा, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर ही मनाया जाता है। उलगुलान विद्रोह संबंधित है बिरसा मुंडा से। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से संबंधित है, और बिरसा मुंडा का जन्म 18 नवंबर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, 18 शायद 18 होगा, नहीं ये गलती है, हमको लग रहा है 15 होगा यहाँ पर। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में, इसको देख लीजिएगा, हमको तो 15 लग रहा है। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में। 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के समय हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने ही किया था। ठीक, विलियम जोन्स ने ही किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था 1878 में लीटन द्वारा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1878 में लीटन द्वारा, और इसको रद्द कर दिया गया था 1882 में रिपन के द्वारा। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? तो रामानुजाचार्य। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, जनक, आधुनिक भारत का पिता, युगदूत कहा गया राजा राम मोहन राय को। तो राजा राम मोहन राय को क्या क्या कहा गया है? तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या जनक, आधुनिक भारत का पिता या युगदूत, सभी राजा राम मोहन राय को कहा गया। आत्मीय सभा का स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में किए थे। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय कोलकाता में 1815 में। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय कोलकाता 1815। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित था एकेश्वरवाद की उपासना पर।
भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने। आदि ब्रह्म समाज बोलेगा भारतीय या आदि ब्रह्म समाज की स्थापना तो इसका हुआ था 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने इसको किया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। रामकिशन मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा वेलूर कोलकाता में हुआ था। रामकिशन मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर कोलकाता में हुआ था, बेलूर कोलकाता में। विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था तो नरेंद्र नाथ दत्त। मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है कहा था स्वामी विवेकानंद ने। मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है कहा था स्वामी विवेकानंद ने। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था स्वामी विवेकानंद ने। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज की स्थापना 17 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने बम्बई में किया था। आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने बम्बई में किया था। और दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था तो मूल शंकर। ठीक, इनका मूल नाम पूछेगा तो मूल शंकर हो जाएगा। भारतीयों के लिए का नारा दिया था आर्य समाज ने। भारतीयों के लिए का नारा दिया था आर्य समाज ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को, स्वामी दयानंद सरस्वती को। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती के गुरु थे स्वामी बिरजानंद। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे तो स्वामी बिरजानंद, स्वामी बिरजानंद, स्वामी बिरजानंद। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया 1882 में और इनकी मृत्यु कब हुई थी तो अजमेर राजस्थान में। दयानंद सरस्वती की मृत्यु अजमेर राजस्थान में हुआ था। और ये शुद्धि आंदोलन कब चलाए थे तो 1882 में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में किए थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में किए थे। देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री ने की। देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री ने की। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1843 में ज्योतिबा फुले ने की। और सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने। और ज्योतिबा फुले की पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। ज्योतिबा फुले की पुस्तक का क्या नाम है तो गुलामगिरी। लोकहितवादी कहलाए गोपाल हरि देशमुख। लोकहितवादी कहलाए गोपाल हरि देशमुख। भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक किसको माना जाता है तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ 26 जुलाई 1856 को कैनिंग द्वारा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 26 जुलाई 1856 को कैनिंग के द्वारा। 26 जुलाई 1856 को कैनिंग के द्वारा। शारदा एक्ट पारित हुआ था 1929 में। शारदा एक्ट कब पारित किया गया था तो 1929 में। बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1872 में। बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1872 में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में। ब्लावत्स्की एवं अल्कॉट के ने न्यूयॉर्क में किए थे। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना 1882 में मद्रास के अड्यार में किया गया था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था तो 1875 में। ब्लावत्स्की एवं अल्कॉट न्यूयॉर्क में हुआ था। और इसका भारत में मुख्यालय स्थापना हुआ था 1882 में मद्रास के अड्यार में।
एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी 1907 में और भारत आगमन 1893 में। एनी बेसेंट का भारत में आगमन कब हुआ था? तो 1893 में। और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष कब बनी थी? तो 1907 में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कौन किया था? तो एनी बेसेंट ने बनारस में 1898 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी विवियन डेरोजियो ने पेशा से शिक्षक थे। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था और ये एक शिक्षक थे। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डेरोजियो। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डेरोजियो। बहावी आंदोलन हुआ था सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में 1863-60 के बीच। बहावी आंदोलन कब हुआ था? तो सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में 1863-60 के बीच। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद खां थे। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद खां थे। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था 1874 को ब्रिटिश द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था 1874 में ब्रिटिश द्वारा। बिना ताज के बादशाह कहा जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। बिना ताज के बादशाह किसे कहा जाता है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना कौन किया था? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम ने डफरिन के शासनकाल में। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है A.O. ह्यूम को। स्कॉटलैंड वासी थे ये। हर्मिट ऑफ शिमला के जनक A.O. ह्यूम ये स्कॉटलैंड के वासी थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष था W.C. बनर्जी और महासचिव थे A.O. ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई 1885 में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई में 1885 में हुआ था और इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस नाम सुझाव दिया था दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस नाम का सुझाव दिया था दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था पट्टाभी सीतारमैया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा पट्टाभी सीतारमैया। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो कि कलकत्ता में 1886 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे और यह कलकत्ता 1886 में हुआ था। धन निष्कासन का सिद्धांत दिया दादा भाई नौरोजी ने। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। और इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। कब दिया था ये? तो 1867 में। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी 1806 में कोलकाता अधिवेशन में। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज की मांग कब की थी? तो 1906 में कोलकाता अधिवेशन में। कांग्रेस में फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन 1907 में। कांग्रेस में कब फूट पड़ी थी? तो सूरत अधिवेशन 1907 में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रास बिहारी घोष ने। कांग्रेस पुनः एक हुए लखनऊ अधिवेशन 1916 में और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अंबिकाचरण मजूमदार ने।
कांग्रेस पुनः एक कब हुए, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय था मिंटो द्वितीय। कांग्रेस का जब विभाजन हुआ था 1907 में, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो मिंटो द्वितीय था, मिंटो द्वितीय। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में हुआ था, और इसके अध्यक्ष R.A. माधोलकर ने किए थे। R.A. माधोलकर ने 27वां अधिवेशन 1912 बांकीपुर बिहार में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो R.N. माधोलकर ने किए थे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, कहा था बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इससे मैं लेकर रहूँगा, कहा था बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था, तो वैलेंटाइन सिरोल ने। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1923 में। सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और 1923 में। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू, कानपुर अधिवेशन 1925 में। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो सरोजनी नायडू, कानपुर अधिवेशन 1925 में। सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया, गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया, गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, बेलगाम अधिवेशन 1924 में। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, बेलगाम अधिवेशन 1924 में। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जवाहरलाल नेहरू। गांव में पहला अधिवेशन हुआ था फैजपुर। कांग्रेस का गांव में पहला अधिवेशन फैजपुर में हुआ था, और ये 1937 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद है 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस। 1938 की कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जिन्ना ने किए थे, और पहली बार पाकिस्तान की मांग इसी अधिवेशन में किया गया था 1940 के लाहौर अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता जिन्ना ने किया था। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता या जनक चौधरी रहमत अली थे। और पाकिस्तान शब्द के जनक या जन्मदाता कौन था, तो ये चौधरी था, चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, लियाकत अली। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था कराची अधिवेशन 1943 में। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था कराची अधिवेशन 1943 में, कराची अधिवेशन 1943 में। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में पी मित्रा एवं पुलिन दास द्वारा बंगाल में किया गया था। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में पी मित्रा एवं पुलिन दास द्वारा बंगाल में किया गया था। अनुशीलन समिति का उद्देश्य था खून के बदले खून। अनुशीलन समिति का उद्देश्य था खून के बदले खून, खून के बदले खून। अनुशीलन समिति के क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन 1907 में बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त द्वारा कलकत्ता में। अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन 1907 में बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त द्वारा कलकत्ता में किया गया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना
1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में किया था। इंडियन होम रूल की स्थापना 1905 में हुआ था। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में किया था। मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या की प्रयास किया गया था 1908 में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। खुदीराम बोस को फांसी 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सत्येंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा कानपुर में किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सत्येंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा कानपुर में किया गया था। ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कानपुर। सरफरोशी की तमन्ना गीत लिखा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। सरफरोशी की तमन्ना गीत लिखा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी और गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र के मामले में। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र मामले में। काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कब हुई थी? तो 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान। जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु जतिन दास। जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु हुई थी जतिन दास की। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। भारतीय क्रांति का माँ कहा जाता है भिकाजी कामा। भिकाजी रुस्तम कामा को, इनका जन्म 24 सितंबर 1861 को। भारतीय क्रांति का माँ भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है और इनका जन्म 24 सितंबर 1861 को। भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला भिकाजी कामा 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में। भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो भिकाजी कामा 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जीना एक राजनीतिज्ञ, कहा था मोहम्मद इकबाल। नेहरू एक राष्ट्रभक्त जबकि जीना एक राजनीतिज्ञ, कहा था मोहम्मद इकबाल ने। अमार सुनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, को लिखा था रविंद्रनाथ ठाकुर ने। अमार सुनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत को लिखा था रविंद्रनाथ ठाकुर ने। बंग भंग की घोषणा 19 जुलाई 1905 को। बंग भंग की घोषणा 19 जुलाई 1905 को। बंग भंग के बाद शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग के बाद शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में कर्जन के द्वारा। यह प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां ने 1906 में, प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में। और किसने किया था? तो सलीमुल्लाह खान ने। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खान था। बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 1911 में हार्डिंग के द्वारा। बंगाल विभाजन 1911 में हार्डिंग के द्वारा किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित हुआ था 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित हुआ था 1909 में। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित 1912 में हार्डिंग द्वितीय के समय। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित 1912 में हार्डिंग द्वितीय के समय। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1911 में। इंडिया गेट का निर्माण हुआ था 1921 में। गेटवे इंडिया 1911 और इंडिया गेट 1921, 10 वर्ष का अंतराल है। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 में।
जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराया पर लिया था बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में। बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में कामागाटा मारू। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में 28 अप्रैल को तिलक ने पुणे में तथा 3 सितंबर को एनी बेसेंट ने अड्यार में किया था। अड्यार कहाँ पर है? तो ये मद्रास में है। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में कौन कौन किया था? तो तिलक ने किए थे 28 अप्रैल को पुणे में और 3 सितंबर को एनी बेसेंट ने अड्यार मद्रास में। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने। गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में सेठ अब्दुल्ला के नियंत्रण पर मुकदमा लड़ने। गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 को सेठ अब्दुल्ला के नियंत्रण पर मुकदमा लड़ने। गांधी जी भारत लौटे 9 जनवरी 1915 को प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को, और इसी दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कैसर हिंद उपाधि से सम्मानित किया था 1915 में। गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कैसर हिंद उपाधि से सम्मानित किया था 1915 में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की 1916 में अहमदाबाद गुजरात में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1916 में अहमदाबाद गुजरात में। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में डरबन दक्षिण अफ्रीका में की थी। गांधी जी फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किए थे? तो 1904 में डरबन में, और दक्षिण अफ्रीका में ये डरबन पड़ता है। गांधी जी का नारा करो या मरो था। तो गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल, या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। भर्ती करने वाला सर्जन कहलाए गांधी जी। भर्ती करने वाला सर्जन कौन कहलाए? तो गांधी जी। भर्ती करने वाला सर्जन गांधी जी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से। गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान। रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका 1906 में। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917 में, और नील की खेती के लिए 3 गठिया प्रणाली के विरोध में। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में, और यह नील की खेती के 3 गठिया प्रणाली के विरोध में। 3 गठिया चंपारण प्रथा थी किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती करना। 3 गठिया प्रणाली क्या था? तो चंपारण में किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती करना। गांधी जी को चंपारण बिहार आने के लिए प्रेरित किया था राम कुमार शुक्ल ने। गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित कौन किया था? तो राम कुमार शुक्ल ने। रॉलेट एक्ट यानी कि काला कानून पारित हुआ था 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। रॉलेट एक्ट काला कानून पारित हुआ था 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया था रॉलेट एक्ट को। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया था रॉलेट एक्ट को। 13 अप्रैल को 1919 को जलियांवाला बाग में शांति सभा आयोजित की गई थी सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांति सभा का आयोजित किस लिए किया गया था? तो सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में। ठीक, इनके गिरफ्तारी के विरोध में किया गया था।
जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को चेम्सफोर्ड के समय जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर को सहयोग किया हंसराज नामक भारतीय ने। डायर का सहयोग कौन किया था? तो हंसराज नामक भारतीय ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने लंदन में किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने लंदन में किया था। जलियांवाला बाग अमृतसर कांड के जांच के लिए गठित कमेटी थी, हंटर कमेटी। जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में हुआ था ये कांड के जांच के लिए गठित कमेटी का नाम क्या था? तो हंटर कमेटी। गांधी जी ने कैसर हिंद तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। गांधी जी ने कैसर हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग प्रकाशन नवजीवन पत्रिका में। गांधी जी का आत्मकथा क्या था? तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग, और इसका प्रकाशन कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो नवजीवन पत्रिका में। नोआखली काल 1946 में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। नोआखली काल 1946 में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारेलाल। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया किसने कहा था? नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया किसने कहा था? तो नेहरू जी ने गांधी जी के मृत्यु पर। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी अहमदाबाद में सूती मिल कारीगरों के लिए। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी अहमदाबाद में सूती मिल कारीगरों के लिए। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। सभी जगह लॉर्ड देना जरूरी होता है। ये सब बुक को छापने वाला वही है, सबको लॉर्ड बोलेंगे हम लोग। 'चौरी चौरा की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में। चौरी चौरा की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में। असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ था 12 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना के बाद। तो असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया गया था? चौरी चौरा घटना के बाद, और ये गांधी जी द्वारा। स्वराज पार्टी या दल की स्थापना 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद स्थापित किए थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्थापित किए थे। देशबंधु कहा जाता था चित्तरंजन दास को। देशबंधु किसे कहा जाता था? तो चित्तरंजन दास को। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को प्रशासनिक सुधार पर विचार हेतु। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को प्रशासनिक सुधार पर विजय हेतु। लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी कहा जाता था, घायल हुए थे। लाला लाजपत राय कब घायल हुए थे? तो 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में हुए लाठी चार्ज में। लाला लाजपत राय 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे थे, तो उसमें के लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए थे। सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को। सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र में। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह। दांडी मार्च की शुरुआत 13 मार्च 1931 को साबरमती से दांडी जिला नसौरी गुजरात तक गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में 78 साथियों के साथ शुरू किया था। दांडी मार्च 12
मार्च 1930 को साबरमती से चलकर दांडी तक की यात्रा को दांडी मार्च कहा जाता है। दांडी कहाँ पर है? तो ये नसौरी जिला गुजरात में है। दांडी कहाँ पर है? नसौरी जिला गुजरात में है। और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी 78 साथियों के साथ। दांडी मार्च समाप्त हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून भंग करके हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी ने, जिसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने 1932 में किए थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र नवजीवन हरिजन यंग इंडिया 1933 में प्रकाशित किया गया था। गांधी जी द्वारा समाचार पत्र कौन कौन था? तो नवजीवन हरिजन और यंग इंडिया। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1933 में। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जाता है जेम्स ऑगस्टस हिकी को। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जाता है जेम्स ऑगस्टस हिकी को। खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दल की स्थापना 1931 में अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने किया था? तो अब्दुल गफ्फार खान 1931 में। इनका उपनाम है सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। तो सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को। पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच दलित वर्गों के लिए। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच दलित वर्गों के लिए हुआ था। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस या सभा के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस या किसान सभा के प्रथम संस्थापक के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से किया था। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से किया था। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो कि 1928 में हुआ था, सरदार पटेल ने किया था। और सरदार पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता था। सरदार पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता था। लौह पुरुष की उपाधि दिया था गांधी जी ने। सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि किसने दिया था? तो गांधी जी ने। सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदोली के महिलाओं ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में इरविन के समय हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में इरविन के समय में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में, द्वितीय 1931 में और तृतीय 1932 में। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था और तीनों में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें कि गांधी जी भाग लिए थे वो है तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जिसके उद्घाटनकर्ता जॉर्ज पंचम थे और इसकी अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 लंदन में हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में फ्रांस का एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी थे। और गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के बोल रहा है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने।
म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 में। म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 में। 1938 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया और 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन भारत आया मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन भारत आया मार्च 1942 को। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन को। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को बम्बई से गांधी जी द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को बम्बई से गांधी जी द्वारा किया गया था। करो या मरो का नारा इसी समय दिया गया था गांधी जी द्वारा। करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। और महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कौन कहा था? तो यही कहा था विंस्टन चर्चिल ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद किया गया था पूना के आगा खां महल में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कहाँ पर कैद किया गया था? तो पूना के आगा खां महल में। अनुशीलन समिति का गठन किया था 1902 में बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र घोष ने। अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? तो 1902 में बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र घोष ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1920 में एम.एन. रॉय ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1920 में एम.एन. रॉय ने। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन 1934 में जो किया गया था, इसको कौन किया था? तो जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में किया गया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और इसके महासचिव थे एन.जी. रंगा। 1936 में लखनऊ में गठित किसान सभा के अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और इसके महासचिव एन.जी. रंगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था और सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम आया था 1942 में मोहन सिंह को। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना का विचार सर्वप्रथम आया था 1942 में मोहन सिंह को। आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में। आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में किया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहा था सुभाष चंद्र बोस ने और इनका नारा था जय हिंद। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो 25 जून 1945 को। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। पैंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो पैंथिक लॉरेंस है। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और ए.वी. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे कौन कौन? स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, ए.वी. अलेक्जेंडर। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को और इसमें अध्यक्ष चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई 3 जून 1947 को। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई 3 जून 1947 को। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ माउंटबेटन योजना के आधार पर। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के आधार पर। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी क्लीमेंट एटली ने, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे।
भारतीय स्वतंत्रता का घोषणा कौन किया था? तो क्लीमेंट इटली, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। भारत स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। और जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी। तो आधुनिक भारत का सारा चीज़ें ख़त्म हो गई। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप लोग को हेल्प मिले। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपना पढ़ाई अच्छे से करिए, और ठीक है।